वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम अखंडता का पहला प्रतीक है। आज हम पीरियाडिक टेबल आवर्त सारणी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स क्यों हैं और केमिस्ट्री का जो स्पिरिचुअल साइंस कंसेप्ट पीरियाडिक टेबल में है वो क्या है, इसके आधार पर हम कुदरत को कैसे जान सकते हैं। अब देखते हैं डिसेंडिंग 7 पीरियड्स ऑफ रेडियो। अब लेफ्ट साइड में आप एक लेयर देख रहे हैं जिसका रंग लाल है। उसमें 7 पीरियड्स ही हैं, ना 6 हैं ना 8 है। और पहली लाइन में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों लाल हैं। सो कहीं ना कहीं हम 14 नंबर देख रहे हैं। इन 14 से हम क्या सीखते हैं। और दूसरा, ग्रुप में 2 हैं, 10 हैं और 12 ग्रुप्स हैं। ये 2, 10 और 12 के पीछे भी क्या स्पिरिचुअल साइंस है, हम ये दोनों चीजें जानने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो ऋग्वेद में जो ज्ञान एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल का है, उसी खूबसूरत तरीके से पीरियाडिक टेबल में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जो पीरियाडिक टेबल को समझ लेगा वो कुदरत को समझ सकता है, वही ऋग्वेद को समझ सकता है, वही दूसरे उपनिषद और ग्रंथों को भी समझ सकता है जिनमें केमिस्ट्री की वो परिभाषा दिखाई गई है जो कुदरत ने बनाई है। मैं बार बार एक ही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं वो मैन मेड है, डिफेक्टिव है। उसके आधार पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरी साइंसेस हैं वो भी अधूरी हैं। और डिवाइन मैथमेटिक्स के आधार पे, दिव्य के आधार पे ही हम कुदरत को भी समझ सकते हैं और पीरियाडिक टेबल को भी समझ सकते हैं। और जब तक पीरियाडिक टेबल के हर अंश को हम संपूर्ण तरीके से नहीं समझेंगे, हम कुदरत को कभी नहीं समझ पाएंगे। यही मैं समझता हूं कि ज्ञान के आधार पे, विज्ञान के आधार पे, अखंडता के आधार पे, प्रज्ञान के आधार पे ही हम कुदरत को समझ सकते हैं, नहीं तो हमारा ज्ञान अधूरा ही है। अब आगे चलते हैं। अब ये 7 पीरियड क्या है, इनके पीछे क्या राशि है, क्या इसमें डिवाइन नेचर के वो रूल हैं जो हमें जानने चाहिए, जिसके आधार पे हमारा ज्ञान संपूर्ण होगा। इसी विषय को हम समझने के लिए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले जो 7 है, मैं दिखाना चाहता हूं कि संस्कृत लैंग्वेज ही ऐसी है जिसमें 7 पहलुओं को दिखाया गया है। और वो 7 के साथ 7 चक्रों के साथ है, उसमें 52 अक्षर ही हैं। अगर 52 अक्षर में देखें, 4, 6, 10, 12, 16, 2 और 2, वो भी 7 चीजों को ही दिखाते हैं। जो ऊपर के 2 हैं उसमें भी आप देखें कहीं ना कहीं 2 ही हाइड्रोजन और हीलियम ही हैं। अगर दूसरे में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2 चीजें खास उभर के आती हैं। उसके बाद बाकी के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले 7 को समझने की कोशिश, अगर ब्रह्मांड को समझ की कोशिश करते हैं कि सोलर सिस्टम को समझ सकते हैं, वो भी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जैसे आप देखिए, लेफ्ट में सन को देखते हैं, उसके बाद मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, साथ में मून है, मार्स है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जुपिटर है, सैटर्न तक। ये भी कहीं ना कहीं 7 शब्दों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। और जिसने इसको भी देख लिया, मैं समझता हूं कि आप आगे कुदरत को और भी देख सकते हैं। आप चलते हैं कि सन, और मैं जब दिव्यांग की बात करता हूं तो उसमें एक ही है। जो पहला हिस्सा है ब्रह्मांक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएशन में 22/21 है। ये खूबसूरती भी सूर्य भगवान के अंदर ही देखी गई है, जो हमारे प्राइमरी डेटी हैं, जब जिससे ही हम सब कुछ पाते हैं। सूर्य भगवान नॉर्थ से साउथ में 11 साल में आते हैं, 11 साल नीचे से ऊपर जाते हैं। इसका मतलब पूरा रोटेशन 22 ईयर्स का है। मगर उसके अंदर अगर आप देखें, अंदर जो है वो 21 है, और बाहर में जो एक हर साल बदलता है वो 22 है।
और 22 में ही वो साथ, तो आप खुद ही देख सकती थे 22/21 कितनी खूबसूरती से सूर्य भगवान में ही है। और जिसने उसको देख लिया वो उपनिषद को समझ पाएगा, क्योंकि सोलर सिस्टम को जानने के लिए पहले 21 हिस्से हैं और उसके बाहर जाने के लिए 22 है, जो उपनिषद में साफ शब्दों में लिखा है। ब्रह्मांड को जानना है, वो वेद उपनिषद में बड़ी खूबसूरती से हम सूर्य भगवान के और साइंस के माध्यम से सूर्य भगवान की इस चीज को भी देख रहे हैं, जो मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव करके दिखाने की कोशिश की है। और मेरी यही कोशिश है कि जो भी दुनिया में सत्य है, किसी भी भाषा में दिया है, वहां से खूबसूरती के लेके हमें देखें। शायद कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं ला रहा हूं, मगर मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हर धर्म में है। मेरी यही कोशिश है दुनिया को कि यूनिफॉर्मिटी लानी है, और यूनिफॉर्मिटी में ये चीज बड़ी साफ सुथरी है। अब आ जाते हैं कि सूर्य भगवान पे, जो प्रिजाइडिंग डेटी है उसे भी 7 हाउसेस से ही दिखाया गया है, यही पूरी दुनिया भी जानती है। सूरज की पिक्चर है 7 हाउसेस, 7 में ये 7 नवग्रह भी हैं और 7 रोशनी भी है। अगर नवग्रह है तो बीच में संडे है, फिर मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे है। ये 7 में वही ग्रहण है जो भूमि पर रह के हम इंसान चलते हुए देखते हैं। इसमें भी वेस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और साउथ सब एक ही भाषा बोलते हैं। इसमें भी कोई कमी नहीं है, कमी पेशी नहीं है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है। एस्ट्रो जोडियक साइंस और हिंदी राशि, और मैं मानता हूँ कि दुनिया के, चाहे वो चाइनीज हो, रशियन हो, कुछ भी हो, इसमें यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी है। मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीजें जानिए जिसमें पूरी सहमति है। मैं डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी को भी नहीं मानता हूँ। हमें शुद्ध ज्ञान चाहिए, अखंडता चाहिए, प्रज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए और डिवाइन मैथमेटिक्स चाहिए, जिसमें हर चीज संपूर्ण है, कोई किस्म की कोई गलती ना हो। वो लेवल तक मुझे पहुंचना था, वही दिव्यांग है। उसके आधार पे ही मैं समझकर दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने अनुभव के आधार पे। इसमें किसी की कोई कॉपी नहीं, मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ना वेद को जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना उपनिषद को कर रहा हूँ, ना पीरियाडिक टेबल को कर रहा हूँ, मगर इनमें जो खूबियां हैं, जो मुझे समझ आती, वही दिखाने के लिए, ताकि दुनिया में एक यूनिफॉर्म नॉलेज हो। अब आते हैं, अब साइंस ने एक चीज और प्रूव की है कि फोटोसिंथेसिस में जब सुबह सूरज उठता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, उस पे ऑक्सीजन ज्यादा बनती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा, शाम को 6 बजे सूरज की रोशनी इंफ्रारेड हो जाती है, तभी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज्यादा है। तो यही ग्राफ वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, रेड और अल्ट्रावायलेट दोनों में ऑक्सीजन ज्यादा है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ, चाहे वो मरकरी हो, वीनस हो, भूमि हो या मंगल हो, ये 4 के 4 प्लैनेट, जब शुरुआत हुई थी इसमें 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब सिर्फ भूमि ही है, इसमें अब 21% ऑक्सीजन आ गई है। ये सब फोटोसिंथेसिस के कारण ही हुआ है, और जिसे पानी को ऑक्सीजन में बदला गया है। ये भी चीज मैं समझाने की कोशिश, ताकि वो ज्ञान हो जिसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी ना हो। अब इसी ज्ञान को गायत्री मंत्र में 3 किस्म के गायत्री मंत्र रिकमेंड किया गया है, जो सुबह 6 बजे ईस्ट को देखते हुए, पानी डालते हुए, पौधों को डालते हुए जो गायत्री मंत्र बोलते हैं उसे ब्राह्मणी कहते हैं। वो ब्रह्मा का है, उसमें ऑक्सीजन बनती है। जो दोपहर में वैष्णवी है, वो अपने आप में पानी अगर देखा जाए तो आप बैनियन ट्री को देखिए कि बैनियन ट्री ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और शाम को आप पानी फिर सूरज को देखिए, सुबह सूरज, शाम को सूरज, और दोपहर में बैनियन ट्री को दीजिए। तो फिर आप ब्राह्मणी, वैष्णवी और रुद्राणी गायत्री को समझ सकते हैं। उसके आधार पे आपको ऑक्सीजन बहुत मिलेगी। अब आते हैं प्रिज्म इफेक्ट।
जब व्हाइट रोशनी है जो सूरज की है, अगर प्रिज्म से निकालें वो 7 रंगों में बदल जाता है। ये साइंस भी दिखा चुकी है, हम भी देख चुके हैं, और हम रेनबो भी वही देखते हैं और बचपन से देख रहे हैं। पूरी दुनिया देखती है, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी है। ये भी एक खास चीज है जिसमें आप 7 कलर को देख रहे हैं, चाहे वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो और रेड हो। वही चीज आप ग्लास प्रिज्म में देख रहे हैं। अब आगे चलते हैं। जो 7 हेवंस है, सारे धर्म कहते हैं कि 7 ही स्वर्ग हैं। और 7 स्वर्ग के जो हैं, मैं उनको दिखाता हूँ। जो 7 जोडियक साइन है, 7 दिनों के साथ है। जैसे सन है तो संडे है, मून है तो मंडे है, मार्स है तो ट्यूसडे है, मरकरी है तो वेडनेसडे है, जुपिटर है तो थर्सडे है, वीनस है तो फ्राइडे है, सैटर्न है तो शनि है। इसके अलावा भी कुछ है, ये भी मैं दिखा चुका हूँ, क्योंकि इनको हम देखते हैं, इसका असर हम पे है। वही एस्ट्रोलॉजी कहती है, वही एस्ट्रोनॉमी कहती है। यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्मिटी है। तो साथ में अगर हम 7 हेवन के नीचे आ जाएं तो अंतरिक्ष आ जाता है, एटमॉस्फेयर है। उसके भी 7 हिस्से हैं, और ये 7 हिस्से आप इसमें देख सकते हैं, खूबसूरती के साथ देख सकते हैं। चाहे वो ट्रोपोस्फियर हो, स्टेफोस्फियर हो, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर हो, ओजोन हो, आइनोस्फियर हो, एक्सोस्फियर हो, ये सारे के सारे मिलके 7 ही हैं। इसमें भी 6 या 8 नहीं है। हेवन भी 7 है और अंतरिक्ष के भी 7 हिस्से हैं। जब हम भूमि पे आ जाते हैं, ये मॉडर्न साइंस भी यही कहती है और भारत भी यही कहता है। भारत में भी यही क्या है कि भूमि के 7 हिस्से हैं। अताल लोक से लेके पताल लोक तक है। यही जो ऊपर का हिस्सा है वो अताल है, जो बीचे का हिस्सा है पताल है। वही 7 मॉडर्न साइंस भी कहती है कि भूमि के भी 7 हिस्से हैं। तो ये भी यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी आ गई। अब आते हैं, उपनिषद कहते हैं कि 22/21 का हिस्सा ही सोलर सिस्टम के साथ है। उसका मतलब भूमि के 7 हिस्से हैं, अंतरिक्ष के 7 हिस्से हैं, 7 हेवंस हैं। उसके बाद ही सोलर सिस्टम के बाहर जहाँ पे तुरिया आता है, वही चीज ओम भी दिखा रही है। वही चीज गायत्री मंत्र में भी चीज नजर आती है। आप वहां पे भी यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और यहाँ पे भी साइंस, ज्ञान दोनों एक जैसे हो जाते हैं। अब इसी चीज को मैंने आज से 50 साल पहले एक पिक्चर बनाई थी, जो ओम नीचे है। और इसमें देखिए थे, मांडूक्य उपनिषद का वर्णन मैंने बाद में किया था। उसमें 12 ही श्लोक हैं, मगर 12 श्लोक का जो तात्पर्य ये है कि जो आकारा है, तो फर्स्ट साउंड है, जो टेल बोन से लेकर सोल तक सिस्टम होता है, उसके भी 7 हिस्से हैं। युकारा के भी 7 हिस्से हैं, मकारा के भी 7 हिस्से हैं। उसके बाद तुरिया है, वहां पे भी वही चीज नजर आती है जो दिव्यांग के पहले हिस्से ब्रह्म अंक में है। तो आपने ब्रह्म अंक को साफ तरीके से देख लिया है। उस यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी दुनिया में है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश है। मेरा अनुभव है, समझा है, उसके आधार पे मैं दिव्यांग को बना पाता। तो फर्स्ट 22/20 ब्रह्म अंक के बारे में मैं दिखा चुका हूँ। अब आ जाते हैं कि अब काफी लोगों का मानना है कि आर्यभट्टा, जब ब्रह्मगुप्ता ने जीरो की शक्ल को दुनिया के सामने दिया था, जब इन्वेंट किया था, और मैं मानता हूं इसका इन्वेंशन ना आर्यभट्ट ने किया है ना ब्रह्मगुप्ता ने किया है। जीरो के बारे में ऋग्वेद में शून्य से ही शुरू हुआ है। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, सेंटर में शून्य है, और उस शून्य से ही दे भूमि बनी है, जिसके 10 हिस्से हैं। वो जो डॉट है, शून्य है। जब एक्सपेंशन में आ जाता है, सर्कल आ जाता है। 3 डायमेंशन में आता है, स्फीयर आ जाता है। ये तीनों ही हम अनुभव कर चुके हैं, और तीनों का वर्णन ऋग्वेद से ही है। तो ये भी दिखाने की कोशिश की, ये हमने खुद से ही देखा है, जिसका अनुभव मैंने खुद आत्मा को एक डॉट की तरफ अंदर देखा है, फिर उसकी रोशनी से अपने आप में अपने प्राण में कोशक को देखा है, उसका भी अनुभव मैं कर चुका हूँ। वो वही चीज इसमें नजर आती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद कुदरत को अनुभव अपने जिस्म में अपनी अंतरात्मा के माध्यम से नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं चल। तो मैं आपको अंतरात्मा या आत्मा तक लेके आ रहा हूँ, जो शून्य की तरह है। वो एक छोटा सा डॉट है, और उस डॉट को समझने के लिए
पीरियाडिक टेबल हमारी मदद करेगा या सहायता कर सकते हैं। हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि पीरियाडिक टेबल में जो इनर्ट मैटर है वो शून्य के साथ है, वो डॉट की तरह है, मगर जो बाकी वाले हैं वो ज्यादा है। उसका भी वर्णन हम पीरियडिक टेबल और वेदों के माध्यम से, जो उपनिषद के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं, मेरा मानना है बृहदारण्यक ऑपरेशन उपनिषद जो है वो यजुर्वेद पे आधार है। उसका एक ऐसा मंत्र है जो मैं समझता हूँ इन्फिनिटी और शून्य को दिखाता है। जैसे आप देखिए, पूर्णम अदा, वो भी पूरा है, पूर्णम इदम, ये भी पूरा है, और पूरे से पूरा निकलता है। अगर पूरे से पूरे को निकाल भी दें, पूर्ण हमेशा पूर्ण ही रहेगा। इतनी खूबसूरत विचारधारा जो शून्य और इन्फिनिटी के साथ जुड़ी हुई है, मुझे नहीं लगता है किसी और मंत्र में इतनी खूबी के साथ किसी ने पेश किया है। इसके लिए मैं महर्षि याज्ञवल्क्य को प्रणाम पे प्रणाम कहते हैं कि आपने दुनिया को मैथमेटिक्स का अनुभव जो यजुर्वेद में है, आपने बृहद उपनिषद में दुनिया को इतनी खूबसूरती से दिखाया है, जिसके आधार पे मुझे अंतरात्मा को समझने का, जानने का पूरा मौका मिल गया है। मैं आज भी मानता हूँ अंतरात्मा तमस भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, जो भी है वो डार्क मैटर है। क्योंकि कि डार्क मैटर क्यों होता है कि वो चीज भी हमें कहीं ना कहीं इनर्ट मैटर में नजर आएगी। जब तक उसे चार्ज नहीं करेंगे उसमें कोई रोशनी नहीं होती, मैं वो भी दिखा चुका हूं। अब आगे चलते हैं। अब आत्मा की बात आती है। सनातन धर्म का मानना है कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे ना कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना डिसॉल्व कर सकता है। ये इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंसॉल्युबल है, इंटीग्रेटेड, हर तरीके से संपूर्ण है। इसमें अखंडता ही अखंडता है। इसे ना कोई खत्म कर सकता है, ना, इसी से सब कुछ आया है, इसी में चलता है और इसी में खत्म हो जाएगा। वही चीज थ्री स्टेजेस में, चाहे वो क्रिएशन को, डेवलपमेंट हो या मैचुरेशन हो, वही चीज नजर आती है, वही दिव्य अंक है। जिस कहीं ना कहीं आत्मा से निकला है, उसी से निकला है और वापस आत्मा तक ही जाना, वो चीज भी पीरियाडिक टेबल में साफ नजर आती है इन नोबल गैसेस के माध्यम से। चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन हो, ये पांच को मैं ज्यादा मान्यता देता हूं, क्योंकि इसमें वो चीजें नजर आती हैं जो हमें अनुभव करनी है। मैं उन चीजों के बारे में नहीं कहना चाहता जिनका अनुभव इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। जो नामुमकिन है उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत है। जो मैंने अनुभव किया मैं उसी के आधार पे समझाने की कोशिश करूंगा। हीलियम को भी मैंने अनुभव किया है, नियॉन को भी किया है, आर्गन को भी किया है, क्रिप्टॉन को भी किया है, जीनॉन को भी किया है। ये पारों आत्मा के रूपों को जो देख लेता है, महसूस कर लेता है, वही ज्ञान को समझ पाएगा, वही वेद को समझ पाएगा, वही उपनिषद को समझ पाएगा, वही सनातन धर्म की खूबियों को समझ पाकर उसके आधार पे मैं दिव्यांग को दुनिया में पहली बार 2015 में देखे, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। उसके पास क्या है, जितना भी ज्ञान है वो आत्मा ने ही मुझे दिया हुआ है। मैं आज भी मानता हूँ जो आत्मा के साथ जुड़ा है वही संपूर्ण हो सकता है, उसी में अखंडता आ सकती है, बाकी नामुमकिन सा काम है। अब आ जाते हैं कि हीलियम जो पहली आत्मा है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सन के अंदर, सूर्य के अंदर भी सेकंड मोस्ट कंटेंट है और यूनिवर्स में मोस्ट कंटेंट हीलियम का है। जो पहला कंटेंट है वो हाइड्रोजन का है। ये चीज का इसी को अखंड सूत्र के माध्यम से मैंने कहा है कि गॉडेस अदिति, जिसका वर्णन उपनिषद में है, वही आदित्य की माँ भी है, बेटी भी है, वही हीलियम 4 है। ये दिखा चुका हूं। अब आ जाते हैं ये स्टेटमेंट अदिति अदित्य अदिति। ये खूबसूरत स्टेटमेंट उपनिषद से है कि आदित्य की माँ और आदित्य की बेटी दोनों ही अदिति हैं, जिसका वर्णन ऋग्वेद में आदित्य के बदले दाक्ष को कहा, जो राजा है। दाक्ष की माँ भी अदिति है, दाक्ष की बेटी भी अदिति है। ये वर्णन ऋग्वेद में है। ये दोनों को समझो तो आप समझेंगे कि ये हम कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो आदित्य है, सूर्य है, दाक्ष है, जो सबसे पावरफुल है, और हीलियम हमारी अंतरात्मा, जो ये दो समझ लेगा उसको आसानी से चल जाएगा।
और इसका वर्णन मॉडर्न साइंस ने खास खूब तरीके से दिखाया कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन जो सूरज के अंदर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में, वहां पे हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट जो देख रहे हैं वो कैसे जुड़कर हीलियम बनाते हैं, फिर हीलियम की कैसे फिशन होके फिर हाइड्रोजन, जो जो साइकिल है हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से हाइड्रोजन 6 डिग्री, अपने आप में संपूर्ण है। जहां पे भी साइंस और सनातन धर्म एक जैसे आते हैं, उसी को मैं स्पिरिचुअल साइंस कहने की कोशिश है। जहाँ पे दोनों के अलग हैं, जो एक दूसरे से नहीं मानते हैं, वो दोनों को इकट्ठा करके दुनिया के सामने पेश करने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं समझता हूँ वही ज्ञान दुनिया को ज्ञान से, विज्ञान से, प्रज्ञान से अखंड तक देख सकता है। वही कुदरत के हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, सब किताबों में यही ज्ञान दुनिया के सामने पेश होना चाहिए। मैं यही करके अखंड विद्याश्रम के माध्यम से फर्स्ट इम्पेकेबल इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक शुरुआत है, ये तो काम चलता रहेगा, क्योंकि जैसे रिसर्च आज से हजारों साल पहले शुरू हुई थी, तो ऐसे हम गलतियां निकाल के उसको भी ठीक करने की कोशिश, मगर वहां तक नहीं पहुंचे जहां दिव्यांग पहुंचा है। अब दिव्यांग के आधार पर दोबारा रिसर्च करके संपूर्ण ज्ञान दुनिया को अलग देने का काम जो अखंड विद्याश्रम शुरू कर रही है, मैं मानता हूं कि दुनिया का हर इंसान जिसे कुदरत के साथ प्यार है, दुनिया में प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, और जिसके लिए मानव को बनाया गया है, तो वो सब मिलकर रिसर्च दिव्यांग के आधार पे ही करने वाले हैं। उसके आधार पे ही दुनिया में अखंडता आएगी, ये लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। सत्य युग का दोबारा मैं वही काम करने की कोशिश, उसमें ही पीरियाडिक टेबल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया के साइंटिस्ट, और जहां तक कि मैं मानता हूं, मैं किसी एक इंसान को उसका नाम नहीं देना चाहता हूं, मेंडलीव ने भी किया है, मगर मैं मानता हूं वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी चीजें, आज मैं ही जो आदित्य देख रहा हूं, दिव्यांग दे रहा हूं, ये भी मैं कहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। ये सब ज्ञान को समझकर उसकी कमियां ढूंढकर उसमें संपूर्णता लाने की कोशिश, जिसमें सारे साइंटिस्ट और मैथमेटिक्स सोचने वाले लोगों का ज्ञान है। ये मैंने तो सिर्फ अंत में एक शक्ल को ठीक करके दिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मगर मैं जानता हूं कि मानव में वो शक्ति है जिसको इस्तेमाल मैंने किया, तो मैं समझता हूँ कि सारे साइंटिस्ट करते हैं, सारे इंसान कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब इस पे चलिए, फिर देखिए कि दुनिया में संपूर्ण ज्ञान कैसे होता है। जो इम्परफेक्शन से दुनिया लड़ रही है, उससे खत्म करना है। अब आ जाते हैं पीरियोडिक में हाइड्रोजन हीलियम, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पीरियड में दो ही हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन। मैंने जैसे कहा है, हाइड्रोजन इज मोस्ट कंटेंट इन द सन में भी है, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो है वो हाइड्रोजन ही है। आप ऊपर हाइड्रोजन का एटम देख रहे हैं और नीचे आप सूर्य भगवान को देख रहे हैं, दोनों एक ही हैं। आप फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट नॉन मेटल एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। जहां तक कि फर्स्ट पीरियड है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, नीचे मेटल्स हैं। ये समझ लिए लाल रंग में फर्स्ट नॉन मेटल्स हैं, उसके बाद 6 मेटल्स हैं। इसमें हाइड्रोजन के सेम नंबर है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जो अल्कली मेटल्स की तरह है। अब हम अल्कली मेटल की तरफ कह रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को नॉन मेटल कहा जाता है। उसकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में आप खुसानी से टॉप लेफ्ट में देख रहे हैं। और ये अल्कली मेटल इसलिए है क्योंकि इसमें जो कैटियन पॉजिटिव बनते हैं, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 है वो कैसे पॉजिटिव बन जाता है और पानी में नजर आता है, वो बाकी अल्कली मेटल से कम है। इसे वेरी रिलक्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन बनती हैं, मगर इनका कॉम्बिनेशन कुछ खास चीजों के साथ, जैसे कार्बन हो जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसने कुदरत को खूबियां दी हैं, वो पहले और दूसरे में ही है। और चौथी चीज हीलियम आ जाती है। हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इससे ही सृष्टि का शुरू निर्मात हुआ है। अब आते थे कि हाइड्रोजन अद्वितीय सन, इसकी क्या परिभाषा है, क्या मैक्सिमम मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप आसानी से बाद में पढ़ सकते हैं। अगर आपको एसिड बेस बैलेंस को, जो पीएच को भी समझना है,
तो उसका वर्णन भी हाइड्रोजन कैटियन और OH एनियन में ही है। जैसे वो मिल के साथ करते हैं तो वो संपूर्ण पोलैरिटी आप पानी में ही देखते हैं। ये भी एक खूबसूरत चीज है। अब आ जाते हैं रसायन विद्या या केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। जो एलिमेंट और केमिस्ट्री का नॉलेज जो ऋग्वेद में है, मैं आज भी मानता हूँ ऋग्वेद में केमिस्ट्री ही है। उसका सबसे ज्यादा वर्णन अग्नि का है, जिसे मैं ऑक्सीजन के साथ जोड़ता हूँ। और बारी के सारे एटम्स, हाइड्रोजन से लेकर, जैसे सूर्य भगवान के साथ कहता हूँ, या हीलियम को अदिति के साथ कहता हूँ, या नियॉन को गायत्री के साथ कहता हूँ, या आर्गन 40 को मैं आदि पराशक्ति के साथ कहता हूँ, या चामुंडेश्वरी या काली के साथ है। इतनी पिक्चरों में भी वही ज्ञान है जो कहीं ना कहीं इसमें नजर आता है। वो इन सब चीजों का वर्णन रसायन केमिस्ट्री को जानना है तो सागर मंथन एक खास किताब है, जिसे मैं पीरियाडिक टेबल के साथ ही जोड़ता हूँ। और इसमें जो भी मैं एलिमेंट कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंसान के लिए जरूरी है। उन सब का वर्णन सागर मंथन में ही है। अब जब सागर मंथन की बात आती है तो यही पिक्चर उभर के आती है, जिसमें नीचे मेरू माउंटेन पे राक्षस और सूरज मिलकर अमृत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे निकाल रहे हैं, उसमें से 14 चीजें दुनिया के सामने पेश की हैं, जिसमें अमृत भी है। ये अमृत क्या है? मैं जानता हूं ये शुद्ध पानी है और कुछ नहीं है। जिसने उसे समझ लिया तो समझ लेंगे कि आप पानी के बिना कोई भी क्रिएशन नहीं हो सकती है। वहीं भी शक्ति भी क्रिएशन बन जाती है। मैं आज भी मानता हूं जो औरत है, स्त्री, उसमें एक्सपेंशन करने की जो क्षमता है वो पानी में है। उसका रोल 61.8034% ही है। तो जो मान्यता हम स्त्री को देते हैं वही हमें आगे ले जाएगी। अब आ जाते हैं कि फर्स्ट ट्रिनिटी है, 3 शब्द हैं जिसे हम हमेशा मानते हैं। ट्रिनिटी इज इंपॉर्टेंट है, तो 3 लोक इंपॉर्टेंट, 3 देव इंपॉर्टेंट है। हर चीज 3 के साथ शुरू होती है। जो पहले 3 चीजें हैं जो सबसे पहले उभर के आते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यही मैंने दिखाया है। जो फर्स्ट सोल है वो हीलियम। ये 4 के 4 अपने आप में संपूर्ण बन जाते हैं, जिससे ही शुरुआत होती है। वही पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं। ये पहले में हाइड्रोजन हीलियम है और दूसरे में सिर्फ मैं कार्बन और ऑक्सीजन को ही ले रहा हूं। कार्बन से बायोलॉजी बनती है, ऑक्सीजन ही अग्नि है। ये भी मैं दिखा चुका हूं। और इन सब चीजों से 3 जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो कौन से हैं? एक है मीथेन, कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं। और दूसरा है वाटर, H2O, उसमें भी 10 ही प्रोटॉन्स हैं। जो तीसरी चीज कॉम्बिनेशन है इन तीनों के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, उसमें 22 प्रोटॉन। यहाँ पे भी दिव्यांक ही आ जाता है। खूबसूरत है, दिव्यांक भी है, 10 भी है और 22 भी है। मैं समझता हूँ कि वो एक चीज आप पीरियोडिक टेबल में भी देख रहे हैं, वही ऋग्वेद में देख रहे हैं, वही उपनिषद में देख रहे हैं। अब आ जाते हैं कि सेकेंड ग्रुप में ऑक्सीजन और कार्बन ही है। और इससे जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, जो मैं पहले दिखा चुका हूं। अब इसे समझने की कोशिश की। जो थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसमें अग्नि कहता हूँ, फायर। और ये भी मैं दिखा चुका हूं कि ऑक्सीजन ही अग्नि है। अग्नि जहां तक कि ऑक्सीजन है तो वहां पे गर्मी आएगी, रोशनी आएगी, है। उसके बिना कुछ नहीं होता है। ये भी मैं साइंस के एक्सपेरिमेंट में दिखा चुका हूं कि एक बॉल में पानी रखिए, उसमें कैंडल जलाइए, ऊपर में एक ग्लास का टम्बलर रखिए। जब तक उसमें ऑक्सीजन है वो दीप जलेगा। जब ऑक्सीजन खत्म हो ये दीप खुद ब खुद बंद हो जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन के बिना रोशनी नहीं है। यही चीज ऋग्वेद समझाने की कोशिश करें, यही साइंस भी दिखा चुकी है। यही चीज इसमें भी मैं दिखाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे मैंने कहा है, भूमि पे भी मरकरी, वीनस और मार्स की तरह 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी, जो प्लांटेशन के कारण से, फोटोसिंथेसिस से अब 21% ऑक्सीजन में बदल गई है। वो भी क्या इत्तेफाक है? वो भी कुदरत की देन है, क्योंकि वो दिव्यांग को ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हाई
वही बैलेंस है। अब जब मैं ये पिक्चर गॉडेस दुर्गा की बता रहा हूँ कि ये वो दुर्गा है जिसे पैदा किया गया था सृष्टि में निर्माण लाने के लिए। इसमें 8 ही भुजाएं हैं, अष्टभुजाधारी हैं। तो इसे ही मैं ऑक्सीजन का सरपू कहता हूँ, इसे ही अग्निहोत्र की तरह देखता हूँ। इससे ही हम आगे समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं, अब मैं ये पिक्चर दिखा रहा हूँ जो मेरे ब्रेन की इलेक्ट्रो एंसेफलोग्राम है। आप इसमें मैं दुनिया का पहला आदमी हूं जिसने आंखें खोल के, सारी इंद्रियों को खोल के, पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज के अल्फा स्पिंडल को बना पाया हूं। ये शायद आज तक किसी ने नहीं किया है, मगर इसके माध्यम से मैंने दिखा चुका हूं कि मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट की जो सोच है वो गलत है, यही सत्य है। जो इसमें पहुंचेगा वो कुदरत को जान पाएगा। इसका मतलब 8 हर्ट्ज का होना, दुर्गा माता को जानना और अग्नि को जानने के बाद ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी दिमाग की है वो उस लेवल तक आनी चाहिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप कुदरत के साथ जुड़ जाएंगे और मेरी तरह कुदरत के सारे कानूनों को जा समझ कर आप दुनिया के सामने वैसे पेश करेंगे जिसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। जो कार्बन है वो फोर्थ ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। पहला हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, फिर ऑक्सीजन है और चौथे पे कार्बन आ जाता है। उसकी परसेंटेज भी हर तरीके से वैसे ही आप इसे बाकी में आसानी से पढ़ लीजिए। इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। वही एक खूबी है। अब आ जाते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहला जो मॉलिक्यूल बना कुदरत ने बनाया था वो मीथेन था, जिसे आप देखिए कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इसके 10 प्रोटॉन्स हैं। इससे ही बाकी सब शुरू हुआ है। यही एक खूबी है, इससे ही सारी एनर्जी मिली है। ये एनर्जी का दूसरा मॉलिक्यूल है, मगर इसमें छुपा हुआ एनर्जी है। इसी छुपी हुई एनर्जी को अगर आप क्या कहते हैं ना, प्राइमोर्डियल चर्निंग ऑफ ओशन है, सागर मंथन में है। जो गाय का, कामधेनु का है, उसका गोबर भी, उसमें भी मीथेन 61.803% है। वो भी गैस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी मैं दिखा चुका हूँ, वही इसी पिक्चर में है। अब पानी की आ जाती है तो कैसे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पोलर की तरह जो फॉर्मुलेशन आते हैं वो कैसे उनकी सरफेस टेंशन कहते हैं, जहाँ पे एक हर चीज चल सकती है और खूबी है। और वही 61% है, वही शक्ति है। मैं समझ, जिसने पानी को समझ लेगा वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हर चार्ज में काम, उसके बिना जीवन में कुछ नहीं है। जब तक कि सीड में पानी नहीं डाला जाएगा, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन नहीं होगा, वो टेम्परेचर नहीं होगी, तो आगे उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो आप देख लीजिए, टेम्परेचर 37 डिग्री की होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और पानी होना चाहिए, फिर जाके बीज को स्प्राउट हो जाएगा, जब आगे बढ़ेगा। यही जीवन का एक सत्य है। जो इसे समझ लेगा तो समझ जाएगा कि मीथेन के बाद पानी दूसरा बनाया गया था जो ऊपर से नीचे आया है। हम उसी में ही अमृत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वही चीज आप सागर मंथन में या सुगर मंथन में देख रहे हैं। अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस। ये पिक्चर मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, ये पानी ही है जिससे ऑक्सीजन निकली है। फोटोसिंथेसिस साफ दिखा दिया है। जो पानी है वो ऑक्सीजन में बदल जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शुगर में बदल जाती है। ये एक ऐसा ज्ञान है जहाँ पे भी साइंस और एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी एक जगह पे आ रही है। हमें वो ज्ञान दे रहा है जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलके स्पिरिचुअल साइंस को दुनिया के सामने पेश करेंगे। अब ये एक नई विचारधारा है जिसका अनुभव मैंने किया है। तो चाहता हूं कि सारे लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बने। वही डिवाइन मैथमेटिक्स को देखेंगे, डिवाइन केमिस्ट्री को देखेंगे, डिवाइन फिजिक्स को देखेंगे, डिवाइन मेडिकल साइंसेस को देखेंगे। वही संपूर्णता ला सकते हैं। हमें वो यूनिफॉर्मिटी लानी है जिसमें ओमनी पोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट यूनिवर्स है, वो एक जैसा ही नजर आना है। वही अखंडता नजर आनी चाहिए। उस पे ही हम कुदरत को समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। आप कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए पहले जो शुरू हुआ था वो मीथेन है, उसमें 2 ऑक्सीजन है। वह कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनी, यही साइकिल चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन,
तीन ही एटम्स हैं और उसी में से आपको मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तीनों ही नजर आ रहे हैं और उनके अलावा कुछ नहीं है। इसी से ही आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड के 22 हैं और पानी के 10 हैं, मीथेन के 10 हैं। इसी के अंदर ही दिव्यांग जुड़ा हुआ है। वो समझ लेंगे तो आपको दिव्यांग तक मैं पहुंच पाया हूं, उसके आधार पे ही बाकी की सारी साइंस चल सकती है। उसके आधार पे ही हम गोल्डन रेशो जो 1.618 है या 1.61803397 है, वो नहीं है। जो गोल्डन रेशो, जो डिवाइन रेशो, जो दिव्यक रेशो मैं कहता हूँ 1.618034 ही है। इससे ना कम है ना ज्यादा है। ये भी पहली बार 2015 में ही दुनिया के सामने संपूर्ण तरीके से पेश किया जाए, जिसका सौभाग्य मैं आज भी अदिति को भी देता हूँ, दुर्गा माता को देता हूँ, कुदरत को देता हूँ, सारी अंतरात्मा को देता हूँ। वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम सब में पॉसिबल है, क्योंकि ये ज्ञान हमें अंतरात्मा ही हमें दे सकती है, परमात्मा ही हमें दे सकते हैं। अब आ जाते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में अगर आप देखेंगे, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, इसके 7 ही लेवल्स हैं। तो 7 जो है वो एक खास रोल है। शुगर सिंथेसिस में 7 ही देख रहे हैं, यही खूबसूरत है। चाहे 6 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 ऑफ वाटर मिलकर कैसे ग्लूकोज बनाते हैं, ये वही चीज है। उसके बीच में 3 कार्बन शुगर भी है और वे भी एक चीज अपने आप में संपूर्ण है। 6 से शुरू होता है, 3 है, फिर 6 तक आ जाता है। अब सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में आप देखेंगे तो आप उसमें भी वही 7 या 10 लेवल देखने वाले हैं। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मगर इसमें एक है जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला वही फैटी एसिड में, मगर एक चीज है जो फैटी एसिड में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले से ऑक्सीजन निकाली गई है और उसे ऑक्सीजन के माध्यम से दोबारा एक्स्ट्रा एनर्जी जब मिलती है वो ज्यादा मिलती है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए फैटी एसिड जो ह्यूमन सेल में इस्तेमाल होते हैं, उसमें अगर हम कार्बोहाइड्रेट को लेखें 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी देते हैं, प्रोटीन भी 1 ग्राम 4 किलो कैलोरी देते हैं। मगर जब फैटी एसिड की बात आती है तो वो 9 किलो कैलोरी है, वो 2.25 टाइम्स है। वो क्यों है? जैसे आप फार्मूला लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, फैटी एसिड के फार्मूला में है, इसमें हाई ऑक्सीजन के 2 ही कंटेंट है, मगर कार्बन और हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट की तरह C1H2 ही है मोस्टली। बट इसमें ऑक्सीजन निकाली गई है, बाकी को मेंटेन किया है। और क्योंकि ऑक्सीजन डालने के बाद ही बीटा हाइड्रेशन के माध्यम से आप मोर एटीपी बनाते हैं, ये भी कुदरत की देन है। इस किस्म का ज्ञान देखेंगे तो हार्ट में कभी दर्द नहीं होती है, क्योंकि हार्ट फैटी एसिड को इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन को नहीं करता है। इसलिए जो मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल है, उसमें दर्द नहीं होती है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड का इस्तेमाल नहीं होता कि पूरा फैटी एसिड वैसे का वैसा ही एनर्जी में बदल जाता है। इसलिए ये भी ज्ञान दुनिया के जरूरी है, क्योंकि हम अनुभव के आधार पे करेंगे, फिर उसके बाद हमारी सोचने की, काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और इसमें भी ऑक्सीडेशन 1 लेवल, ऑक्सीडेशन 2 लेवल्स जो FAD और NAD के आधार पे है, वो भी अपने आप में संपूर्णता दिखाते हैं। इसलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं पीरियाडिक टेबल पे। जो चौथा लेवल इंपॉर्टेंट आ जाता है वो नाइट्रोजन का है। वो सेकंड ग्रुप के विषय, पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन है। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन बीच में आ जाती है। इसके आधार पे क्या बनने वाला है, कुदरत की देन है। कैसे वो कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, अब देखते हैं। जो नाइट्रोजन है, मैं साफ शब्दों में कहता हूं, वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन ही है। शायद इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, फिर वो कैसे हाइड्रोजन के साथ मिलके एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन बन गई है। ये पहला अंतरिक्ष का रिएक्शन है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन नाइट्रोजन बनके एटमॉस्फेयर जो 97% कार्बन डाइऑक्साइड था, वो 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन में बदल गया है, फोटोसिंथेसिस के आधार पे और कुदरत की एक्टिविटी के आधार से।
जो ये समझ लिया तो उसके लिए आसान हो जाएगा। और नाइट्रोजन जो ऊपर से नीचे आई थी अमोनिया फॉर्म में थी, वो भी अपने आप में एक खूबसूरत चीज है। अब आ जाते हैं कि जैसे अमाइनो एसिड्स है अमोनिया से शुरू होते हैं, उनके भी जो स्टेजेस प्रोडक्शन है वो 10 स्टेजेस हैं, वो इसमें दिखा चुका हूं। जैसे ऑक्सीजन के 10 हैं तो इसके भी 10 ही हैं। अब आगे चलते हैं। अब 4 की बात करते हैं। एक पांचवा एलिमेंट बीच में आ जाता है, वो थर्ड ग्रुप से है, वो फास्फोरस है। वो ऑक्सीजन का ही काउंटर पार्ट है। अगर ऑक्सीजन में 8 हैं तो फास्फोरस में 15 हैं, जो ऑक्सीजन के नीचे है। उसका रोल कैसे बढ़ता है, कैसे वो आगे ले जाता है, हम इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। आप नीचे देखिए इस पिक्चर में, नाइट्रोजन 7 है और फास्फोरस 15 है। दोनों एक साथ हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस कंटेम्परेरी बन गए हैं। हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन पहले है, नाइट्रोजन ही फास्फोरस में बदल रहा है, जो आप नीचे 15 में देख रहे हैं। और जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। सल्फर की बात हम इस वक्त नहीं करेंगे, हम फास्फोरस की करें, क्योंकि ये 5 अपने आप में आगे लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं। आप इसे देखे थे, इसके आधार पे एनर्जी मॉलिक्यूल बने हैं, जिसमें 3 है, एएमपी है, एडीपी है, टी है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, एडेनोसिन, ये तीनों ही मर्जी मार्कर हैं जो हमें आगे एनर्जी देते हैं। जो एटीपी एनर्जी अपने आप में जो है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोडियम पोटेशियम के साथ एटीपी ही बहुत अच्छा काम करती है, हम वो भी आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। अब आगे चलते हैं। इन्हीं के आधार पे जो बी डबल हेलिक्स है, जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो मैंने दिव्यांग के आधार पे बना के दिया है, उसमें संपूर्णता ज्यादा है। हम उसे इस पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं इसमें विड्थ 21 एंगस्ट्रॉम की है और हर स्टैंड 22 का है। नंबर ऑफ स्टैंड 10 के बदले 10.344 है। हाइट इतनी है। माइनर ग्रुप 12 एंगस्ट्रॉम का है, मेजर 22 का है। 2 शुगर के फास्फेट 3 और 5 के साथ हैं। और एडेनिन, थायमिन और ग्वानिन की जो प्रोटीन भाषा एक जैसी है। और कैसे बाइंडिंग चेयर 2 और 3 भी कहीं ना कहीं दिव्यांग के साथ ही जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ जिससे दिव्यांग समझेगा, उसके लिए केमिस्ट्री को पूरी तरीके से समझना जरा आसान हो जाता है। आप इसमें देखिए, मैं एक और खूबी को दुनिया के सामने पेश कर रहा हूँ दिव्यांग के बी डबल हेलिक्स में। जो पहले एडेनिन और थायमिन का कॉम्बिनेशन है, उसमें 136 प्रोटॉन्स हैं। देखिए 136, 70 प्लस 66, 136 है। जब दूसरे लेवल की बात आती है, साइटोसिन और ग्वानिन की है, और दोनों में भी 78 प्लस 58, 136 है। क्या ये इत्तेफाक नहीं है? इसमें प्रोटॉन के लेवल भी एक बराबर है। मुझे खुशी है कि ये चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट के माध्यम से बैठकर इसमें चर्चा करके ये दुनिया के सामने पेश किया। इसके लिए मैं आज भी कहता हूँ कि जब आपके साथ अच्छे स्टूडेंट के साथ आप स्टूडेंट पे डिस्कशन करते हैं, जैसे कीर्तना का नाम उभर के आता है, मैं समझता हूँ हमारी डिस्कशन कैसे इंटेलेक्चुअल थी। और वो लड़की जो एवरेज थी, कैसे 1-2 साल के अंदर अंदर ही दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के बेस्ट आउटगोइंग गोल्ड मेडलिस्ट बनी, क्योंकि उसमें वो क्षमता है। जो कुदरत के समझेगा वही आगे बढ़ पाएगा। उसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैंने कीर्तना में ही देखा है। जो एक टीचर और स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन जब दोनों मिलकर सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो पा पाएंगे। इसका सौभाग्य मैं आज भी ये कहता है कि हम दोनों की सोच कैसे बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंची है, ये भी एक खूबी है। और वही खूबी मैं हर स्टूडेंट में देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट अपनी तरफ से सोच के इसको और आगे ले जाए। अब आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। जो सेकेंड इनर्ट मैटर है वो 10 इलेक्ट्रॉन है, वो नियॉन 21 है, जिसमें 10 प्रोटॉन्स है, 10 न्यूट्रॉन्स है, और 11 न्यूट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है। ये खूबी भी कहीं ना कहीं हम नियॉन 21 में देख सकते हैं। अब उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। और मैं मानता हूँ गॉडेस गायत्री, उसके 10 आर्म्स हैं, जिसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ पे 11 न्यूट्रॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन क्या है? इसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके जब जुड़ जाते हैं तो वो न्यूट्रॉन बन जाता है। जो
इलेक्ट्रॉन है वो फीमेल है, प्रोटॉन पॉजिटिव मेल है, मगर न्यूट्रॉन में मेल और फीमेल दोनों है, वो कन्या की तरह है। वही चीज मैं पहले भी दिखा चुका हूं कि जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन वो कन्या होगा, जिसमें मेल फीमेल वो तीनों कहीं ना कहीं आपको ज्ञान से आगे ले जाएगी। ये चीज मैं नियॉन में आसानी से देख सकता हूँ। अब आ जाते हैं कि ये एक्सपेंडिंग स्पाइरल गैलेक्सी है, उसकी में भी 10 सन्स ही हैं जो इस पिक्चर में है। इसलिए 10 लेवल्स का हर लेवल पे यही है, 11 या 10 से कम नहीं है, ना 9 है ना 11 है। इस 10.34419 परफेक्ट है। वो समझ लेंगे तो हम सृष्टि को भी आसानी से समझ सकते हैं, स्पाइरल सिस्टम को, ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, महाब्रह्मांड को समझ सकते हैं, फिर जाके हम वेद को समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं ग्लूकोज होम्योस्टेसिस की। ग्लूकोज कैसे लैक्टिक एसिड पायरुवेट में बदलता है, उसके भी 10 स्टेजेस हैं, और लैक्टिक और पायरुवेट से दोबारा कैसे ग्लूकोज में बदलते हैं वो भी 10 से, जिस साइंस के किताब का वर्णन है कि वो उनकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बीच में आप देखेंगे अंत सेंटर में आप कहीं ना कहीं 3 कार्बन शुगर देखेंगे, मगर अंत में आप 3 कार्बन एसिड देखेंगे। वो भी कितनी खूबसूरत चीज है। जब इस किस्म को ज्ञान को हम देखेंगे तो फिर जाके हम कुदरत को समझ सकते हैं। मैं वो दिखाने की कोशिश कर जिसको उस तरीके से नहीं देखा गया है। अब आ जाते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन की तरफ आ जाते हैं। हमने 2 को भी देख लिया है, 10 को भी देख लिया, अब 18 पे आते हैं। जब 18 की बात आती है तो आर्गन 40 मेरे मन में उभर के आता है। इसका मतलब आर्गन 40 में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं और 22 न्यूट्रॉन्स हैं, जिसमें शक्ति के 18 हैं, शक्ता के 18 हैं, जो कन्या है उसके 22 हैं। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी पावर है, और वहीं से हम सृष्टि का पूरा निर्माण हुआ है। मगर ये ऑर्गन 40 हकीकत में अखंड भारत में पुराने जमाने में कैसे देखा गया था, आप उसे देखने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं आदि पराशक्ति की, जो पुरानी पिक्चर है, जो हजारों साल पुरानी पिक्चर है, मंदिरों में पाई जाती है। अगर आप इसे ध्यान के साथ देखें कि आदि पराशक्ति के 18 हाथ हैं, वो 9 और 9 अपने आप में दिखा देते हैं कि ये नवग्रह के 2 हिस्से हैं, वो कहीं ना कहीं शक्ति को दिखा रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं, ये मैंने नहीं बनाई है, ये कुदरत की देन है जो अखंड भारत के ब्राह्मणों ने शुरू से बना के दुनिया के सामने पेश किया, उसे पूजने की कोशिश की है। कही है कि हर चीज का, सृष्टि का निर्माण यहीं से शुरू हुआ है। अब आ जाते हैं कि डांसिंग नटराजा में अगर आप देखेंगे, जहां पे भी आप 18 अग्नि फायर्स को ही देख रहे हैं। 17 सर्कल में है, 8 प्लस 8 और एक ऊपर और एक हाथ में है। आप ये भी देख सकते हैं कि 8 प्लस 8 प्लस 2 18 ही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। जो अगर आपको नटराजा रखना भी है घर के लिए तो ऐसा नटराजा जिसमें 18 ही हो, ज्यादा ना होने चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंडता को दुनिया के सामने पेश, और मैं मानता हूं जिस पिक्चर में वो ज्ञान विज्ञान है मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी पिक्चरों को बीच में नहीं ला रहा हूं जिसमें गलतियां हैं, गलती वालों को भूल जाएंगे। जो सत्य वाली हैं जिसमें नजर आती है वही दिखाने की कोशिश की जाए। अब आ जाते हैं, ये पिक्चर है महाकाली। जैसे दुर्गा का निर्माण किया गया था असुरों को मारने के लिए, ये चामुंडी की पिक्चर जिसमें जिसने चंडा मुंडा को खत्म किया था। तो अब इसी हाथ में भी आप 18 ही देख रहे हैं, 10 नहीं है, 8 नहीं है, दुर्गा के 8 है। जब वो मारने की शक्ल में आती हैं तो दुनिया को खत्म करने की आती हैं तो उसमें 18 बन जाते हैं। इसका मतलब मोक्ष के लिए 18 चीजों का होना जरूरी है। जो गायत्री में 10 है वो क्रिएशन के बारे में है, डेवलपमेंट के बारे में है। जब मोक्ष की बात आती है, शिव जी की बात आती है, तो 18 पे आके ही खत्म होगा, यहीं से शुरू होगा यहीं ही खत्म होगा। इसलिए शिव जी के नाम पे भी मैं कहीं ना कहीं 18 से ही शुरू करता हूँ। क्रिएशन भी उसी से है, खत्म भी उसी से है। वो आसानी से हम महाकाली की शक्ल में देखते हैं, चामुंडेश्वरी की शक्ल में देखते हैं, यही मंदिरों में भी है। यही चीज हम बार बार उन पुराने मंदिरों में देखते हैं जो अखंड भारत के, खास करके दक्षिण भारत में बड़ी अच्छी तरीके से नजर आती हैं।
आप ये पिक्चर है जो आदि पराशक्ति डिवाइन मदर है। ये वो रूल है जहां से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को बनाया गया है। वो देव की माता है, वहीं से ब्रह्मा भी निकले हैं, उसी में से विष्णु निकले हैं, उसी में शिव निकले हैं। जो ब्रह्मा है वो 22/21 है, जो विष्णु है उसके 10 अवतार हैं, और जो शिव जी के हैं वो कहीं ना कहीं 18 पे आ जाएंगे जब पंचभूतों में 0.34419 आ जाता है। इसी से मैं दिव्य को समझ पाया हूँ, बना पाया हूँ, दुनिया के सामने मैथमेटिक्स वो दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं है। इसके आधार पे हम दोबारा वो पढ़ाई को उस तरीके से दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं। अब आ जाते हैं पीरियाडिक टेबल पे। अब इस चीज में मैंने पहले पिक्चर में भी दिखाया, इसमें भी दिखा रहा है कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो जो एटम्स है उसका साइज कम हो रहा है। चाहे वो हाइड्रोजन है उसका साइज बड़ा है, बट हीलियम का साइज छोटा है। सिमिलरली अगर लिथियम की लेते हैं तो नियॉन का साइज छोटा है। अगर हम सोडियम को लेते हैं तो आर्गन का कम हो जाता है। वही चीज आप दिखाने की, जब हम जिस तक नोबल गैसेस की तरफ जा रहे हैं उसका साइज छोटा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं इनर्ट मैटर में बन जाता है, उसमें डार्क मैटर है, वही आत्मा है। जब आत्मा के रूप में ही हम कुदरत को समझ सकते हैं, यही चीज इसमें है और कुछ नहीं है। जिसको समझ लिया तो केमिस्ट्री को भी समझ पाएंगे और ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को भी समझ पाएंगे। अब इसे समझने के लिए हम आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कि मैं दिव्यांक में सोडियम और क्लोराइड के कॉम्बिनेशन में दिव्यांक रेशो देखता हूँ। वो क्या है, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सोडियम आयन 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। वो नियॉन की तरह है, क्योंकि उसने एक दे दिया है तो वो कहीं ना कहीं कैटियन बन गया है। जब सोडियम कैटियन बनता है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, वो नियॉन की तरह है। क्लोरीन के भी 17 एलिमेंट्स हैं, वो एटम फॉर्म में है। जब वो आयन फॉर्म में बनता है तो उसके 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो आर्गन की तरह बन जाता है। ये जो 11 और 17 का कॉम्बिनेशन है वो दिव्य की तरह है। जो दूसरा है 18 और 10 का है, वहां पे भी आप जाके उसी चीज को देख रहे हैं। और नीचे की पिक्चर में जब दोनों मिलकर सोडियम सॉल्ट बनाते हैं, जैसे सोडियम कैसे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी तरफ क्लोराइड की तरफ जा रहा है, फिर दोनों मिलकर कैसे एक यूनिट हो जाते हैं, कैसे एक में 10 और 18 है जिसमें दूसरे में 11 और 17 है, 11 17 कैसे 28 बन जाते हैं। ये खूबसूरत चीज केमिस्ट्री ने दिखाई है, साइंस ने बताई है। इसलिए मैं मानता हूँ साइंस की इन चीजों को देखिए जिसमें कुदरत नजर आती है। कैसे ही आयनिक फॉर्म में ही हम कुदरत को समझ, क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं आपको इनर्ट मैटर की तरफ ले जाता है। वही इनर्ट मैटर आप सोडियम क्लोराइड के कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं, जो बिना पानी के, जब आप पानी के साथ हैं तो वो आयन बन जाते हैं, बिना पानी के ऐसे बन जाते हैं। आप सॉल्ट और आयनिक फॉर्म में भी अंतर तो आयनिक फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट है वो सोडियम और क्लोराइड दोनों पानी के साथ ही चल के, वही नर्नस इक्वेशन में भी आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं पोटाशियम एटम और आयन में। पोटाशियम के 19 है और आयन के 18 हो जाते हैं। जब 18 होते हैं तो वो आर्गन के पास आ जाता है, इसलिए वो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे कैटियन चार्ज कहा जाता है। जैसे सोडियम की तरह पोटेशियम भी, अगर सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है तो पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में है। ये अंदर के लिए है, वो बाहर के लिए है। इनका कॉम्बिनेशन भी आप देखेंगे दिव्य के आधार पे ही है, वो भी मैं दिखा चुका हूं। आप कैल्शियम जो है, मैं मानता हूं कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कहीं ना कहीं आके 18 पे आ जाना चाहिए। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 20 है। बट जब आयनिक फॉर्म में आता है, कैल्शियम 2 की बात आती है तो वो 20 18 पे आ जाता है। यही खूबी है। और जो 18 की खूबी पे आ जाएगा वो कैटियन बन के अपने आप इनर्ट आर्गन मैटर की तरफ आ जाएगा। इसलिए कैल्शियम फॉस्फेट अपने आप में जो है, उसमें भी जो रेशो कैल्शियम और फॉस्फेट की है वो भी दिव्यांग की ही है। अब जब जब देख रहे हैं कि दिव्यांग के आधार पे ही हम सब चीजों में वो संपूर्णता देखते हैं जो हमें देखनी चाहिए, जिसके आधार पे हम ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान को एक तरह से दुनिया के सामने पेश करें। अब आ जाते हैं कि जो आयोडीन का ड्रामा है
जैसे नीलकंठ के बारे में वर्णन है, इनका वर्णन सागर मंथन में, चर्निंग ऑफ ओशन में है, मगर इस पिक्चर को आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि कैसे शिव जी के नीलकंठ जो ब्लू ब्लैक वेपर थे, उनको पीने के बाद गले में क्या हुआ है, इसका वर्णन सबने मिस्ट्री की तरफ से, कहानियों की तरफ देखा, मैं इसमें साइंस किसी ने देखी है। मैं इनको दे बताना चाहता हूँ कि आयोडीन जो एटम है उसके 53 एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो आयोडीन आयन है, जो एनियन है, वो 54 इलेक्ट्रॉन्स है। जब जब 54 इलेक्ट्रॉन आयनिक फॉर्म बन जाती है तो वही थायराइड बनाने में कोशिश करती है, वही जीनॉन की तरह है। उसके आधार पे ही आप जीनॉन को समझ सकते हैं। और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइड्रोजन और हीलियम की तरफ से, या सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इस तरह ब्रोमाइड, इसी तरह ही आयोडाइड को, ये चीज़ें जस्ट इनर्ट मैटर की तरह जो स्टेबिलिटी लाती हैं, वही पीरियाडिक टेबल की खूबी है, वही कुदरत की देन है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक यहाँ तक हम समझ आएंगे तो समझ लेंगे कि अंत में साइंस और स्पिरिट जब दोनों मिल जाती हैं, फिर ही हमें संपूर्ण ज्ञान होगा। नहीं तो जो स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं वो साइंस को नहीं मानते हैं, इसलिए वो नहीं समझा पाते हैं। जो साइंटिस्ट है स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते, इसलिए वो भी अधूरे हैं। मैं जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएगा हेयर आफ्टर, वो दोनों को समझता है जैसे मैंने समझा है। और मैं समझता हूँ कि ये क्षमता हर इंसान में है। हम कॉपी करने में बहुत माहिर हैं। हाँ, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो क्षमता है, वो लोग ही इसे और भी आगे लेकर दुनिया के सामने वो ज्ञान देंगे जिसमें संपूर्णता होगी। वही आशा मेरी है कि इसके आधार पे हमें दुनिया को अखंडता देनी है। अब अंत में आ जाते हैं। इस पिक्चर में ये सारा ज्ञान है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ आज के लिए हमने जो पीरियाडिक टेबल की वो खूबियां जिनके साथ ही हैं, जिसमें कुदरत की देन है, डिजाइन है, दिव्यांग के साथ है, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में संपूर्ण है। मगर मेरे पूरे काम को एक वीडियो से आप नहीं देख सकते। सारे के सारे वीडियो में वो ज्ञान है जो पूरे समझ करके आपके अपने दिमाग में रखिए, फिर जाके आप दुनिया को वो ज्ञान दे सकते हैं जो ज़रूरी है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काम है। थैंक यू वेरी मच।